हेलो एंड वेलकम टू PYQ2AIR सीरीज़। और हम कंटिन्यू करेंगे अपने इंटरनल सिक्योरिटी के मेंस के PYQs के साथ। और ये इंटरनल सिक्योरिटी के मेंस की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट शुरू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल है 2020 का ये क्वेश्चन, जहाँ पर पूछा गया है साइबर क्राइम्स को लेके। मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं कि थीम्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। आपने ऑब्जर्व भी करा होगा, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया, है ना, बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, अब ये साइबर सिक्योरिटी और सोशल मीडिया को लेके हो गया। तो आपने देखा होगा कि ओवरऑल जो है घूम फिर के क्वेश्चंस रिपीट ही हो रहे हैं। तो वैसा ही क्वेश्चन देखो, 2020 5-6 साल भी पहले भी यूपीएससी ये वाले क्वेश्चंस पूछ रही थी। क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स। यहाँ पे इन्होंने साइबर क्राइम को लेके पूछा है, साइबर क्राइम एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनेस। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा पूछा हुआ है। एक तो टाइप ऑफ साइबर क्राइम बताने हैं और ये बताना है कि कौन कौन से मेजर्स जरूरी हैं कि अगर हमें इसको साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के मेनेस से ये लड़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो, साइबर क्राइम का है तो डायरेक्टली वैसा ही इंट्रो थ्रू किया है। साइबर क्राइम इज प्रोजेक्टेड टू कॉस्ट द वर्ल्ड 10.5 ट्रिलियन डॉलर्स। अब आप हाल देख लो कि साइबर क्राइम की वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को 10.5 ट्रिलियन डॉलर्स का एनुअली नुकसान भुगतना पड़ेगा 2025 तक। एंड इंडिया विटनेस्ड अ 137% सर्ज इन साइबर क्राइम इन 2023। 2023 तक इंडिया ने 137% का सर्ज देखा है व्हेन इट कम्स टू साइबर अटैक्स। तो ये वाली चीज है। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन है, अगर मैं इसको बोलूं दिस इज अ डेटाबेस इंट्रोडक्शन। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ थीम्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जहां पर डेटाबेस इंट्रोडक्शन विल बी अ नॉन नेगोशिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन लिख देंगे, आपका जो इंट्रोडक्शन का स्तर है वो नीचे गिरेगा। वहां पर आपको ये समझना है कि एग्जामिनर के सामने 10 कॉपीज ऐसे आने वाली हैं या 20 कॉपीज ऐसे आने वाली हैं जहां पर यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहां पर एग्जामिनर ज्यादा नंबर किसको दे सकता है? वो जो साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन बता रहा है या वो जो कि वर्ल्ड लेवल और इंडिया लेवल का डेटा जो है कंपेयर करके बता रहा है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स। फाइनेंशियल साइबर क्राइम में सबसे पहले हैं जो आजकल बहुत ज्यादा होने लगे हैं, दैट इज ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाता है थ्रू फिशिंग, विशिंग, अकाउंट टेक ओवर्स ये। और हमने एक बार ये भी पढ़ा था कि आजकल यूपीआई और जो आपके ये पेमेंट बैंक्स के जो वॉलेट्स वगैरह हैं, इनकी वजह से मल्टीपल माइक्रो ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसकी वजह से भी फ्रॉड होना आसान हो गया है। यही वाली चीज़ नेक्स्ट पॉइंट है, यूपीआई एंड डिजिटल वॉलेट स्कैम। ये देखो, फेक क्यूआर कोड्स बने हुए हैं, फ्रॉडुलेंट मर्चेंट अकाउंट्स बने हुए हैं जिससे पैसा जो है वो खींचा जाता है। तीसरा है क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड। आजकल इलीगल माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, अब ईमेल स्पूफिंग भी होने लगी है। तो ये है आपके फाइनेंशियल वाले। फिर है डेटा और प्राइवेसी कंसर्न। सबसे पहले रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर वही पहले मैलिशियस। अच्छा, रैंसमवेयर अटैक ना इसमें भी आ सकता है और इवन फाइनेंशियल वाले में भी आ सकता है, क्योंकि रैंसम क्या होता है? पैसा मांगते हो आप किसी को ब्लैकमेल करके। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो खराब होता है वो आपका डेटा इनक्रिप्ट कर लेता है फॉर रैंसम डिमांड्स। पैसा मांगते हैं। एग्जाम्पल एम्स दिल्ली अटैक 2022। यहाँ पे टेररिस्ट अटैक नहीं है, साइबर अटैक है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी कभार आप गूगल सर्फ कर रहे होते हैं और सडनली आपके उसके ऊपर एक पूरा वो हैंग हो जाता है, आपको पूरा लैपटॉप या जो भी डिजिटल डिवाइस है उसके ऊपर एक पूरी एक वेबसाइट सी खुल जाती है, एक पेज खुल जाता है जिसपे बोला जाता है कि आपको जो है 30,000 रुपये देने पड़ेंगे बिकॉज आपने कोई इलीगल कुछ चला दिया है अपनी उसके ऊपर। और अगर आप 30,000 भर देते तो फिर वो आपके, वो बोलते हैं कि अगर 30,000 नहीं भरे तो पुलिस आ जाएगी आपके घर पर। तो वो कहीं ना कहीं मैलिशियस सॉफ्टवेयर का काम है। ठीक है, सेकंड है डेटा ब्रीच। वही सेंसिटिव डेटाबेस, मैंने पहले भी बताया है, किसी भी देश का डिजिटल डेटाबेस बहुत सेंसिटिव है इन टर्म्स ऑफ, हमारा आपको पता है आधार कार्ड हो गया, ये पैन कार्ड हो गया, फिर उसके बाद हमारा हेल्थ डेटा हो गया। ठीक है, ये सारे डिजिटल जो सेंसिटिव डेटाबेस है, अगर ये किसी कंट्री का ब्रीच हो जाए तो उसको कितना नुकसान पहुंच सकता है। आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन एक अनदर लेवल ऑफ वॉरफेयर का एक फेज है, तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है। एग्जांपल, मोबीक्विक का ब्रीच हुआ था, आई थिंक पता नहीं कितने मिलियन लोगों का डेटा ब्रीच हो गया था इसमें। अगर हम आगे बात करें, तीसरा है, सॉरी
तीसरा है आइडेंटिटी थेफ्ट। ये मैंने इसको पॉइंट को थोड़ा अलग कर दिया है, इसको मैं ऊपर वाले पॉइंट में भी लिख सकती थी, लेकिन इसको मैंने अलग कर दिया क्योंकि आपके लिए आइडेंटिटी कार्ड जो है व्हेन इट कम्स टू इंडिया हम आधार मानते हैं, ऑल्दो सरकार नहीं मान रही है अब, लेकिन स्टीलिंग आधार, पैन, ठीक है, और पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसी चीजें, इसका थेफ्ट हो सकता है, इसकी चोरी हो सकती है। फोर्थ है कॉर्पोरेट एस्पाइनेज, यानी कि स्पाई करना, थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड सीक्रेट्स, ये भी बड़ा आजकल होने लग पड़ा है क्योंकि ये बहुत, इसके अंदर बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग क्राइम्स। अब ये वाले सारे साइबर से रिलेटेड ही हैं, लेकिन ये सारे सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं जो कि सोशली इंजीनियर्ड है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे साइबर स्टॉकिंग करना, ठीक है, साइबर स्टॉकिंग करना, मॉर्फिंग मतलब किसी की वीडियोस और पिक्चर्स। आजकल आपको पता है अभी रिसेंटली में एक बहुत कंट्रोवर्सी भी उठी है, इंस्टाग्राम से रिलेटेड आई थी ये बात कि इंस्टाग्राम ने परमिशन दे दी है कि वो आपकी फोटोग्राफ्स बिना आपके परमिशन के एआई को ट्रेन करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये बात उठी थी। लेकिन ये तो है ये प्राइवेसी इशू, और फिर ये तो चलो अलग ही है। यहाँ पे तो हम साइबर की बात करें तो मॉर्फिंग में आप वीडियोस और पिक्चर्स मॉर्फ करके, जैसे मैं बोल रही हूँ मेरी बजाय किसी और का चेहरा लगा दिया, ये सब कुछ फेक प्रोफाइल्स बना सकते हो हरासमेंट के लिए। देन देयर इज एक्सटॉर्शन, जहाँ पे आप किसी की इंटीमेट इमेजेस, प्राइवेट पिक्चर्स जो है ब्लैकमेल करके पैसा खींचते हो। देन देयर इज डीप फेक, ठीक है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कॉन्टेंट। आजकल तो चेक करना पड़ता है कि ये जो कॉन्टेंट है ये असली बना हुआ है कि एआई जनरेटेड है। आप इसको डिफेमेशन के लिए, किसी को डिफेम करने के लिए, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए कि देखो इस आदमी ने तो ऐसा सा बोला था, या भड़काने के लिए, ये सब कुछ यूज कर सकते हो। उसके बाद है मेजर्स टू कॉम्बैट, क्या क्या मेजर्स जरूरी हैं, रिक्वायर्ड हैं या चल रहे हैं इसको कॉम्बैट करने के लिए। सबसे पहले है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जहां पर 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टीज जो हैं वो लगाई गई हैं। फिर उसके बाद आपके क्विक, आई वुड से, डिस्पर्सल ऑफ जो भी केसेस हैं उसके लिए साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल। थर्ड है इंटरनेशनल कन्वेंशन विच इज बुडापेस्ट कन्वेंशन फॉर क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। फोर्थ पे है, ये भी हम कर चुके हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। फिफ्थ है साइबर स्वच्छता केंद्र, यहाँ पे बोटनेट लर्निंग, दिस इज अ पोर्टल, ठीक है, साइबर स्वच्छता केंद्र। अच्छा, आपको एक बात समझ में आई होगी, हमने जब भी रेपिटेटिव टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन किए हैं, आपने पॉइंट रेपिटेशन देखी होगी, आपने एग्जाम्पल्स रेपिटेशन देखा होगा। ये बात मैंने आपको पहले वीडियोस में भी समझाई है। अगर आप कोई भी टॉपिक होलिस्टिकली कवर करते हैं इन टर्म्स ऑफ, आप कर लेते हैं कि काउंटर मेजर्स क्या होंगे सरकार के, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम के कॉजेज क्या हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, उससे रिलेटेड एक इंडिया का डेटा, एक डिजिटल डेटा, कुछ एग्जाम्पल्स, इससे ज़्यादा करने की जरूरत आपको नहीं है। ज्यादातर चीजें रिपीट ही होती हैं। अगर एक बार तमीज से सिलेबस कवर कर लिया जाए, उसके बाद जब आप PYQs लिखेंगे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि सारे के सारा जो कंटेंट है ना, उसका बस पोजिशनिंग चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन ज्यादा कोई इतना डिफरेंस नहीं पड़ रहा अनटिल एंड अनलेस देयर इज इमर्जेंस ऑफ समथिंग न्यू थीम, है ना, कोई एक नई थीम आ जाए। जैसे साइबर सिक्योरिटी, चलो अब का जमाना है ये तो 5-10 साल का, इससे पहले तो ये वाला थीम नहीं था ना, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी में ऐड हो गया, तो इमर्जिंग थीम है तो वो तो है ही है, वो तो करना ही है आपको। लेकिन अगर पुराने थीम्स की बात करें तो ऑल इन ऑल अगर आराम से 2-3 पेज का बना लिया जाए ना, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं, ठीक है। साइबर सुरक्षा ज्ञान, अब ये देखो अवेयरनेस फैलानी बड़ी जरूरी है। आपने एक चीज देखी होगी, अवेयरनेस कैंपेन्स के नाम पे सरकार कितना कुछ करती है। आप फोन कॉल मिलाते हैं किसी को, बीच पीछे अमिताभ बच्चन की आवाज में जो है वो बताया जाता है कि भाई आपसे कोई आपका कोड मांगे, कोई कुछ भी वो मांगे, आपका OTP मांगे तो आपने शेयर नहीं करना। बैंक वाले आपको बताते हैं कि हम कॉल करें तभी करना है, ऐसे किसी को रैंडमली शेयर नहीं करना। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी से लेके एक तो डिजिटल लिटरेसी का तो देखो हमारे देश में चक्कर है ही है, ऊपर से अवेयरनेस भी फैलाने की जरूरत है। साइबर सुरक्षा ज्ञान, यहाँ पर 10 मिलियन सिटीजन को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर उनको पता हो कि अगर वो डिजिटल डिवाइस कैरी कर रहे हैं तो उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे आधे लोग, वो जो मैंने वेबसाइट वाली बात बताई ना कि खुल जाता है पेज, उसमें डर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब उसको माउस को मूव करने की कोशिश करेंगे वो पॉइंटर हिलेगा ही नहीं, वो अटक जाता है वहीं पर। आपको मेन पॉइंट से बंद करना पड़ता है डिजिटल डिवाइस। आपको लगता है कि ये अब हैंग ही हो गया परमानेंटली, तो अगर किसी को नहीं पता वो डर सकता है और वो पैसे देने की कोशिश कर सकता है। देयरफॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज एनकम्पासिंग लेजिस्लेटिव मेजर्स, हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की जरूरत है। इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी में सबसे पहले चाहिए आपको लेजिस्लेटिव मेजर्स।
ठीक है, सबसे पहले चाहिए आपको लेजिस्लेटिव मेजर्स, दूसरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्यों पब्लिक जो है वो वेलफेयर, प्राइवेसी और इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगी, प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो डिजिटली आपको ग्रो तो करके देंगे ही, साथ साथ उनके पास एक्सपर्ट होगा, एफिशिएंसी होगी और ये सब होगा। आर पैरामाउंट टू सेफगार्ड आर डिजिटल फ्रंटियर, ये सब कुछ की जरूरत है अगर हमें डिजिटल फ्रंटियर पे अपने आप को सिक्योर रखना है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। मूविंग ऑन, 2019 का सवाल देखिए अब यहाँ पे, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स इज ओनली वन ऑफ several security challenges facing the पुलिसिंग ऑफ बॉर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी सिर्फ एक चैलेंज है व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बॉर्डर्स। एग्जामिन द वेरियस चैलेंजेस करंटली एमिनेटिंग अक्रॉस द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स टू काउंटर द चैलेंजेस। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बात समझिए यहाँ पर, आपको अगर जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी GS3 में ही है और GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस का इम्पैक्ट दिखाई देगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो। अब आपको एक बात समझनी है कि जब आप बॉर्डर मैनेजमेंट वाला प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात, आप क्या कर सकते हैं, 1 पेजर्स बना सकते हैं। आप इंडिया के जितने भी आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, चाहे वो मैरिटाइम बॉर्डर्स हो या वो लैंड बॉर्डर्स हो, आप एक एक पेज पर कुछ कुछ पॉइंट्स लाइक 7-8 पॉइंट्स लिख कर रख लीजिए। मेरे हिसाब से 7-8 पॉइंट से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, है ना। 15 मार्कर भी है तो भी और इतने सारे सब पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन में कि 7-8 पॉइंट्स में हमारा हो जाता है अगर हम एग्जाम्पल्स के साथ लिखें, है ना। तो आप क्या करें, 1-1 पेजर ड्रॉ करके रख लें, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद इंडिया म्यांमार, इंडिया चाइना, इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, ठीक है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में बायलैटरल में आप इंडिया श्रीलंका तो करेंगे, मैरिटाइम बॉर्डर्स का करना आप वो भी कर सकते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट में उसके बाद आप जितने भी वहां पे लिख लीजिए कि बोन ऑफ कंटेंशन एरियाज इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट क्या है। जैसे इंडिया बांग्लादेश में आप लिख सकते हैं कि भाई पोरोसिटी ऑफ बॉर्डर्स का इशू है, सबसे ज्यादा बॉर्डर्स इनके साथ है, इस वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है और ड्रग्स बढ़ते हैं या व्हाटएवर, ये सब कुछ, ठीक है। इंडिया चाइना के साथ आप लिख सकते हैं कि वो फॉल्स क्लेम्स करते हैं, उसमें 5 फिंगर हो गया, आपका गलवान वाला हो गया, डोकलाम क्लैश हुआ था वो भूटान और उसके साथ जो ट्राई जंक्शन है हमारा, चिकन नेक पे प्रॉब्लम हो सकती है, म्यांमार हो गया, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी भड़काना, ड्रग्स भड़काना। तो अगर आप 7-8 पॉइंट्स बना के रख लेंगे तो आपको और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है और हर किसी के साथ बस एक एक एग्जाम्पल लिख के रख लो। देखो जब हम बोलते हैं ना कि भाई हमें मेंस निकालना है, अंडरस्टैंड वन थिंग, किसी भी साल मेंस लिखो, मेंस के लिए एडवांस प्रेप इज द की। एडवांस प्रेप का मतलब यहां पर यही है, 1 इज फिनिशिंग द सिलेबस, दैट इज कवरिंग एवरी टॉपिक, एवरीथिंग, एवरी वर्ड मेंशन्ड इन योर सिलेबस क्लियरली, क्रिस्पली और 360 आप अच्छे से कवर करते हैं। सेकेंड स्टेप इज टू लर्न इट, टू रिमेंबर इट एंड टू प्रिपेयर अ कंटेंट विच इज क्रिस्प एंड विच कैन बी मतलब रिटन इन योर आंसर, बिकॉज रीडिंग अ बुक कैन नॉट हेल्प यू टू मेक एन आंसर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज यू ओनली हैव 7 मिनट्स एंड 11 मिनट्स, है ना। आप अगर किताब पढ़ लेंगे तो आपको आंसर लिखने में, स्ट्रक्चर करने में तभी भी डिफिकल्टी आने वाली है बिकॉज यू नो द टॉपिक बट यू डोंट नो हाउ टू राइट एन आंसर। सो व्हेन यू विल प्रिपेयर द कंटेंट you can make a set introduction, a set conclusion, you can write examples for it, you can maintain a data page for it and you can also have 2 to 3 diagrams in your hand so that कि मुझे पता है कि ये question आया तो मुझे ये diagram बनाना है। That is second step. The third step is writing all of the PYQs. You can avoid the बार वाली repetition but writing all the PYQs to get a hold on the answer writing. Get it checked, get it evaluated, improve and then write a proper mains test series to cater with some current affair questions and the latest part. ये पूरे 4 स्टेप खत्म होने के बाद ये होता है मेंस का एडवांस प्रेप। और ये जनरली जो आपका ये वाला पूरा टाइम पीरियड चल रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2027 स्टूडेंट्स, अभी के वाले के लिए नहीं है ये, दिसंबर तक आपका ये चीज़ जो है वो हो जानी चाहिए। लेकिन हम टाइम वेस्ट करते हैं, हमें ऑप्शनल भी खत्म करना है उसमें, ये वाली टाइम ना वेस्ट ना करें, दिसंबर तक इतना कवर कर लेंगे आप, उसके बाद आप पूरे तरीके से मेंस के लिए तैयार हैं। उसके बाद आपको उतना ज़्यादा जो बर्डन पड़ता है सर पर वो नहीं
पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वो जो आपने बनाए हैं पेजर, 1 पेजर 2 पेजेस, आपको रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज लिखने, रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज लिखनी है। अगर आप सोचेंगे मैं एडवांस प्रेप भी तभी करने बैठूं, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा, 2.5 महीने में इतना नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है और क्वेश्चन से यही तो सीखना है। जैसे यहाँ पर इंडिया म्यांमार बॉर्डर, और आपको समझ में आ रहा है इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के साथ पूछ लिया, तो अगर इंडिया म्यांमार पूछ लिया, पाकिस्तान के साथ आए दिन इशू है, चाइना के साथ आए दिन इशू है, ठीक है, नेपाल के साथ भी बीच में हो गया था, तो क्या प्रॉब्लम है? हमने क्वेश्चन से यही सीखा ना कि अब और क्या आ सकता है ना, पूरे साल न्यूज में रहता है तो बना के रख लो। तो ये वाली चीज है, दिमाग में स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर रखिए, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस एडवांस प्रेप की गेम है मेंस। अब यहाँ पर 2-3 पोर्शंस पे सवाल पूछा गया है। पहला इन्होंने बोला है कि क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स पे सिर्फ एकलौता चैलेंज नहीं है, और भी हैं। और फिर उन्होंने पूछा इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे और कौन से चैलेंजेस हैं, और फिर उसके बाद स्टेप्स टू काउंटर द चैलेंज पूछा गया है। सबसे पहले हमने लिखा है अबाउट द इंडिया म्यांमार नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स, पोरस नेचर है ना, वही वेल डिमार्केटेड बॉर्डर्स नहीं है, डिफिकल्ट टेरेन है, बिल्कुल कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर कुछ है, मेक इंडिया म्यांमार फ्रंटियर वल्नरेबल टू मल्टीपल सिक्योरिटी थ्रेट्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल इंसर्जेंसी, कि जो बॉर्डर्स की पोरोसिटी है, वेल डिमार्केटेड बॉर्डर्स नहीं है, और टेरेन बहुत डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ जंगल है। ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे बॉर्डर्स पे पोरोसिटी और आपका जो टेरेन जोग्राफिकल कारण है उसकी वजह से बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट है। इसकी वजह से जो इंडिया म्यांमार वाला फ्रंटियर है, मल्टीपल सिक्योरिटी थ्रेट से वल्नरेबिलिटी हमारी है बियॉन्ड ट्रेडिशनल इंसर्जेंसी। वो इन ट्रेडिशनल इंसर्जेंसी और सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स नॉर्थ ईस्ट की वो तो है ही है, ठीक है। आगे देखो, अब क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी चैलेंजेस देखें। सबसे पहले फर्स्ट है इंसर्जेंट सेफ हेवन्स, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बहुत सारे ग्रुप्स हैं लाइक KNB, ठीक है, मिलिटेंट्स, ये म्यांमार का इंटरनल इंस्टेबिलिटी, आपको पता है म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हुआ था, तो उसकी वजह से देखो जहां पर भी मिलिट्री कू होता है या फिर सिविल वॉर होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बांग्लादेश में हुआ है ना, तख्ता पलट हो गया शेख हसीना का, तो ये कारणों की वजह से इंटरनल स्टेबिलिटी अगर हिलती है ना, तो वहां पर इंसर्जेंट ग्रुप्स को सेफ हेवन जरूर मिलता है, क्योंकि आपको पता ही है कि सर पे से हाथ उठ चुका है किसी भी सरकार का। तो ये वाली चीज इसमें याद रखनी है, इसीलिए बोलते हैं नेबरिंग कंट्रीज में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बड़ा जरूरी है। एक्सप्लॉइट किया म्यांमार का इंटरनल इंस्टेबिलिटी ताकि वो वहां पर अपने बेसेस एस्टैब्लिश कर सकें। सेकंड है मिसयूज ऑफ फ्री मूवमेंट रिजीम, पहले अभी नहीं है, ये 2024 में इसको अबॉलिश कर दिया गया है फ्री मूवमेंट रिजीम को। फ्री मूवमेंट रिजीम में विदाउट वीजा 14 किलोमीटर का ट्रैवल अलाउड था, 14 किलोमीटर ट्रैवल वाज अलाउड विदाउट वीजा, ये चीज याद रखनी है। अब इसको 2024 में स्क्रैप करके रेगुलेटेड बॉर्डर पास सिस्टम ले आए हैं, लेकिन इसको अभी भी लोकल ऑपोजिशन फेस करनी पड़ रही है, इसलिए ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तीसरा है आर्म्स स्मगलिंग, बॉर्डर एरिया पे मणिपुर का एक गांव है मोरे टाउन, आपको पता भी होगा, ये ट्रांजिट हब बन चुका है। ट्रांजिट हब कैसे? चाइना से जितनी आर्म्स स्मगलिंग आती हैं वो सारी इसी टाउन से होके गुजरती हैं। ट्रेनिंग कैंप्स तो है ही हैं, और फिर इंटेलिजेंस गैप भी है, मैंने पहले भी बताया, ये तो हर जगह ही है कि जो भी बॉर्डर एरियाज के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ी कमी है। अब ये तो हमने इंसर्जेंसी, जो उसने बोला था कि भाई इंसर्जेंसी वन ऑफ द चैलेंज है। अब बियॉन्ड इंसर्जेंसी और कौन से चैलेंजेस हैं? पहला है बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स ने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बनाई हुई है, जहां पर वो ना 1 से 2% का रेवोल्यूशनरी टैक्स, या फिर वो जो जब उनके ड्रग कार्टल्स क्रॉस करते हैं तो उन्होंने वो टैक्स मांगते हैं, तो रेवोल्यूशनरी टैक्स चार्ज करते हैं। फिर उसके बाद रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से डेमोग्राफिक शिफ्ट भी देखने को पड़ता है। 95,000 रेफ्यूजीज प्राइमरली फ्रॉम चीनन सगाइंग रेजिडेंट, ये म्यांमार के जगहें हैं, ये मणिपुर और मिजोरम में एंटर कर गए थे। फिर उसके बाद गोल्डन ट्रायंगल के साथ प्रॉक्सिमिटी, 50 बार बता चुकी हूँ नारकोटिक्स वाले में, कि जो पॉपी गोल्डन ट्रायंगल का आपको पता ही है, पॉपी कल्टीवेशन यानी कि जो कल्टीवेशन की जाती है ड्रग्स की, उसकी वजह से नारकोटिक्स और इंसर्जेंसी नेक्सस बनता है। वही पैसा, गेम सारी इंटरनल सिक्योरिटी में पैसे की है। आपको टेररिज्म करवानी है, आपको इंसर्जेंसी करवानी है, आपको पहले स्टोन पेल्टिंग करवानी थी, हर चीज के लिए आपको पैसा चाहिए। कोई पत्थर मारने खुद से नहीं आएगा, ये वहम है। अगर आपको लग रहा हो ना कि किसी को इतना प्यार है कि हमें अलग होना है और हम रोज पत्थर मारने जा रहे हैं, आप खाएंगे क्या? एट द एंड यू विल फील टायर्ड, यू वांट टू हैव फूड ना, तो
आपको एक बात समझनी है कि सारी गेम पैसे की होती है। वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, वो दंगे भड़काना हो, ठीक है, वो कुछ भी करना हो, टेररिज्म कराना हो, वो पैसा कहाँ से आएगा? इल्लीगल काम करने के लिए इल्लीगल तरीके से ही पैसा आएगा। उसके लिए आप आर्म स्मगलिंग करें, नारकोटिक्स का कुछ भी करें या कुछ भी, है ना, साइबर फ्रॉड्स करें, तो ये वाली है। तो नारकोटिक इंसर्जेंसी नेक्सस बना। फिर उसके बाद चाइना बहुत इंटरेस्टेड रहता है, म्यांमार वाले, ये सीमेक की बात होने लगी। आपने सीपेक सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पीओके से निकलता है, ये सीमेक है। यहाँ पे म्यांमार से होते हुए गुजर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इंडिया के चिकन नेक के ऊपर जो सिलीगुड़ी वाला कॉरिडोर है, जहां से हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम एंटर करते हैं, उसके ऊपर मेजर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। देन म्यांमार का मिलिट्री जो है, जब कू हुआ था वहां पे और उसके बाद प्रॉब्लम्स हो गई थी बहुत सारी, तो 86% ऑफ टेरिटरी म्यांमार की मिलिट्री ने लूज कर दी थी, जहां पर चीन नेशनल आर्मी, दिस इज नॉट चाइना, दिस इज चीन नेशनल आर्मी, सीएनए, वहां का रिबेल ग्रुप है, उसने अनगवर्न्ड स्पेसेस जहां पे मिलिट्री लूज आउट कर चुकी है, वहां पर अपने बेसिस बनाने शुरू कर दिए थे। सिक्स्थ है ओवरबर्डन्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, ये तो है ही है। असम राइफल्स जो इस बॉर्डर पे पोस्टेड है, डुअल क्राइसिस हैंडल कर रही है। डुअल क्राइसिस, एक तो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी संभालना, ऊपर से वहां से जो क्रॉस बॉर्डर जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब कुछ भी डील करना है। तो डुअल क्राइसिस डील करने, स्पेशल कोई फोर्स नहीं बनी हुई है इंसर्जेंसी डील करने के लिए। अब यहां पर स्टेप्स टू काउंटर में मैंने इसको दो में डिवाइड कर दिया कि स्टेप्स कौन से लिए गए हैं, टेकन, एंड स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड। तो स्टेप्स टेकन ऑलरेडी डन इज शिफ्ट टू सिक्योरिटी फर्स्ट बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, कि सबसे पहले तो भाई अपनी सिक्योरिटी देखो, बाकी सब कुछ बाद में। सिक्योरिटी फर्स्ट बॉर्डर मैनेजमेंट। सेकेंड है अबॉलिशन ऑफ फ्री मूवमेंट रिजीम, मैं पहले बता चुकी हूँ, एफएमआर, क्या जहाँ पे वीजा फ्री ट्रैवल अप टू 14 किलोमीटर अलाउड था, अब ये बंद कर दिया है सरकार ने। अगला है पुश फॉर कंप्लीशन ऑफ कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। आपने इंडिया म्यांमार के बायलैटरल रिलेशंस में कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। और ट्राइलेटरल हाईवे, एक चीज याद रखिएगा, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ जितने अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे, जितने अच्छे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स होंगे, उतना ज्यादा बॉर्डर एरियाज में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी स्थापित होगी। क्यों? अगर कनेक्टिविटी इशू नहीं है, पड़ोस वाले के साथ भी आपकी नहीं बनती, आप समझ लीजिए जितने भी बॉर्डर एरिया में आपके विलेजेस पड़ते हैं, जगहें पड़ती हैं, वहां पे इंस्टेबिलिटी होती है। अब इंडिया का पाकिस्तान के साथ इशू रहता है, हाल देख लो आप पीओके का, और आप अपने ये जो जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले एरियाज हैं, पुंछ हो गया, बड़े फेमस जहां पर आए दिन आपको पहले सुनने को मिलता था कि इशू ही रहता है ना। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है, इसीलिए इसको पुश किया गया 2027 तक। फिर ऑपरेशन सनराइज के बारे में बताया था, जॉइंट ये मिलिट्री ऑपरेशन था इंडिया म्यांमार का। एंड फिफ्थ में है बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी रिफ्यूजीज क्रॉस बॉर्डर आ रहे हैं उनका बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। अब क्या जरूरी, करना क्या चाहिए, स्टेप्स रिक्वायर्ड टू काउंटर है। एक तो सबसे पहले ये जो न्यू पास सिस्टम आपने एफएमआर हटा के लगाया, इसकी इंप्लीमेंटेशन ढंग से करिए। दूसरा है फेडरल कोऑर्डिनेशन करनी बड़ी जरूरी है, उसमें आप नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल का बेस्ट यूज कर सकते हैं टू ब्रिंग पीपल ऑन टेबल एंड हैव गुड सजेशंस एंड डिस्कशंस। तीसरा है जो हमारा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम चल रहा है, मैंने पहले भी बताया था, इंडिया चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो भी हमारी तरफ विलेजेस पड़ते हैं, हम उनको इकोनॉमिकली सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। दिस इज बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, BADP, ठीक है। ये करने से अगर विलेजेस जो है इतनी इजीली उसके ऊपर कब्जा नहीं करा जा सकता, या फिर बेस कैंप्स नहीं बन पाते, तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को ईस्टर्न बॉर्डर्स तक एक्सटेंड कर देना चाहिए। हम यही बता रहे हैं ना क्या करना चाहिए। फोर्थ है आप अपग्रेड कर दें जो भी आउटपोस्ट्स हैं, वहां पे ड्रोन्स यूज हो, सैटेलाइट इमेजरी यूज हो, ताकि 2400 घंटे सर्वेलेंस हो पाए। एंड फिफ्थ इज क्रिएशन ऑफ स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड 10 किलोमीटर बफर जोन। ऊपर हमने पढ़ा था पोरोसिटी ऑफ बॉर्डर्स एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता क्या हो क्या रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये बॉर्डर है, फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर है, तो 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का बफर जोन बना दे, जहां से आप इलीगल क्रॉसिंग की, कोई भी क्रॉस करके आ रहा है वो क्रॉस कर ना पाए। 10 किलोमीटर का स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी जोन बेसिकली, ठीक है। देयरफॉर अब यहां पर कंक्लूजन देखो, 3C स्ट्रैटेजी चाहिए हमें। 3Cs में पहला C है कंटेनमेंट, यानी कि आपको क्या रोकना है, इलीगल माइग्रेशन रोकनी है, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकनी है, इंसर्जेंसी को फैलने से रोकना है। कंटेनमेंट मतलब रोकना। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन में आप बोल सकते हैं भाई इंटरनेशनल कोऑपरेशन, नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन, जितनी भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसकी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, ठीक है। और कनेक्टिविटी, ये मैं आपको बता चुकी हूं कि आप सड़कें बनाएं अपने लेवल पर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यूज करके, और बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स नेबरिंग कंट्रीज के साथ लगाएं।
is needed to transform the conflict zone जो कि नॉर्थ ईस्ट है to the economic corridor। कहाँ तो conflict हो रहा था, कहाँ connectivity project के अंदर आते ही वो economic corridor बन जाएगा। ठीक है, ये है आपका conclusion। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी भी, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का भी थोड़ा एस्पेक्ट देखने को हमें मिला। चलें, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। 2019 का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और अब आप देखिए, जब ये सवाल, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन ओवरग्राउंड वर्कर्स, मैं पहले बता रही हूँ। अब 2019 में जब ओवरग्राउंड वर्कर्स पे सवाल आया था ना, दिस वाज अ न्यू थिंग, है ना, दिस वाज अ शॉकर फॉर 2019 पीपल, बिकॉज अब ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात ज्यादा होने लगी है। वैसे भी ये हमें पता ही है कि एक बार जब यूपीएससी किसी चीज पे सवाल पूछ लेती है, वो आपके सिलेबस का पार्ट बन जाता है, लेकिन जब तक वो नहीं आता तब तक वो नई थीम है और आपको पता नहीं होता उसके बारे में। जब ये आया था, ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। अभी पहलगाम अटैक के टाइम पर भी ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात बहुत उछली है, तो इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया है। ये बहुत जरूरी है करना, ये दोबारा भी पूछा जा सकता है बट डिफरेंट तरीके से। उस टाइम पर कारण क्या था पूछने का, देखो, द बैनिंग ऑफ जमाते इस्लामी इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बैन की गई थी बाय यूएपीए एक्ट। ठीक है, brought into focus the role of overground workers OGWs in assisting terrorist organizations, examine the role played by OGW in assisting terrorist organizations in insurgency affected areas, discuss the measures to neutralize the influence of OGWs। this is a 10 mark का question। सबसे पहले समझे who are OGWs, who are overground workers। मैंने पहले भी बताया, for example there some terrorist attack has been planned by an organization cross border। ठीक है, अब उनको सिर्फ और सिर्फ मैप्स दिखा के या फिर डिजिटल मैप्स दिखा के एक समझाया जा सकता है यहाँ से यहाँ जाना है, और लेकिन ग्राउंड पर जब तक आप जाकर नहीं देखेंगे आपको समझ में तो आएगा नहीं। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स आर दोज पीपल वो जो लोकली वहाँ पे रहते हैं, जो कि लॉजिस्टिक्स में, मतलब ट्रैवल, आएंगे कहाँ से, जाएंगे कहाँ पर, खाना, हाइड आउट छुपेंगे कैसे, ठीक है, फंडिंग कैसे होगी, अटैक कहाँ से कब प्लान होगा, सुबह यहाँ से निकलेंगे, ये ऑल ऑफ द थिंग लोकल पीपल इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर ओवरग्राउंड वर्कर्स। तो ये जब बैन किया गया था जमाते इस्लामी, तब जाके ये रोल बड़ा हाईलाइट हुआ था, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। यहाँ पे मैंने दोनों चीजें कवर कर दी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर को यूएपीए के अंडर, दैट इज अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर सेक्शन 3 यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये इसके अंडर बैन किया था। और रिसेंट पहलगाम अटैक ने भी हाईलाइट किया कि ओवरग्राउंड वर्कर्स का रोल बढ़ता जा रहा है। अब एक्चुअली में उन्होंने पूछा कि रोल करते करते क्या है ये ओवरग्राउंड वर्कर। सबसे पहले मैंने बता दिया लॉजिस्टिकल सपोर्ट, कि शेल्टर अरेंज करना, व्हीकल अरेंज करना, कहाँ, अब व्हीकल क्रॉस बॉर्डर से तो ट्रक और गाड़ी लेके नहीं आएंगे ना कि हमें टेररिस्ट अटैक करना है, तो व्हीकल अरेंज करके देना, खाना अरेंज करके देना, मेडिकल हाउस, सेफ हाउसेज अरेंज करके देना मिलिटेंट्स को, ताकि डिटेक्शन इवेड हो सके आफ्टर द अटैक। सेकेंड है इंटेलिजेंस गैदरिंग, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, वो लोग लोकल लोग होते हैं, उनको सारा ज्योग्राफी का, लोगों का हिसाब किताब होता है, वो लोग रियल टाइम इंफॉर्मेशन ट्रूप्स को भी देते हैं, और पेट्रोल टाइमिंग और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, ये पेट्रोलिंग के टाइमिंग भी बता देते हैं कि अभी अभी गश्त लगी है, अभी 2 घंटे बाद अभी ये लंच करने चले जाएंगे, ये वाला टाइम खाली है। तो ये वाला चीज, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज करते हैं ये लोग, क्योंकि ये यहीं पर रहते हैं। तीसरा है कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये ऑपरेट करते हैं एज अ मैसेंजर, मुखबिर, बेसिकली इंफॉर्मेशन पास करना, कम्युनिकेशन पास करना, मैसेंजर एंड मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन टेरर सेल्स। ठीक है, देन देयर इज रेडिकलाइजेशन रिक्रूटमेंट। अब ये नहीं है कि सिर्फ टेररिस्ट अटैक जब होने वाला है सिर्फ तभी एक्टिव होते हैं, नो इट इज नॉट द केस, बिकॉज ये लोग रिलीजियस नेटवर्क्स और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स रन करते हैं, जिस स्टूडेंट ग्रुप हो गया, मीडिया, ये यूज करके वहां के लोकल लोगों को भी भड़काते हैं, रेडिकलाइज करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। हमें बहुत बार ये पता चला कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटेड है ना, बहुत बार ये बात आई हुई है। फिर है टेरर फाइनेंसिंग, अब पैसा भी मैनेज करवाते हैं, ये एक्सटॉर्शन के थ्रू पैसा आना है जो, ठीक है, हवाला के थ्रू पैसा आना है, उसको फैसिलिटेट कराना। अब ये अर्ली वार्निंग सिस्टम भी, ये टेररिस्ट को अलर्ट भी कर देते हैं कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी ऑपरेशन होने वाला है, यहाँ पे रेड पड़ने वाली है, ये सब कुछ। और मिलिटेंसी भी लोकल कम्युनिटी के अंदर ये लिंक मेंटेन करके रखते हैं, मतलब ये पब्लिक सिंपथी क्रिएट करते हैं। जैसे कोई भी अगर इंसर्जेंट मारा गया या फिर ऑपरेशन किया आर्मी ने, तो उसके लिए एक सिंपथी क्रिएट करते हैं सोसाइटी में कि देखो कितना यंग था, इसको मार दिया, और उसके लिए फ्यूनरल्स ऑर्गेनाइज करना, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना, ताकि सपोर्ट उसके लिए बिल्ड हो सके। फॉर एग्जांपल फ्यूनरल ऑफ बुरहान वानी, ठीक है।
बुरहान वानी मुझे पता है कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन आप यहाँ पे ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, नॉट एन इशू। 8th इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जनरेट प्रो टेरर कंटेंट, ठीक है, प्रो टेरर कंटेंट सोशल मीडिया पे फ्लोट कराना, वीडियो सर्कुलेट कराना, प्रोटेस्ट्स को ऑर्गेनाइज कराना, ताकि हम डीलेजिटिमाइज कर दें, स्टेट को तख्ता पलट कर दें। ये है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। फिर उसके बाद व्हाट आर द मेजर्स टू न्यूट्रलाइज। अब ओवरग्राउंड वर्कर्स को न्यूट्रलाइज करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको इंटेलिजेंस ग्रिड, इंटेलिजेंस का जाल बिछाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, एनआई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट रॉ ऑल्सो, इनकी कोऑर्डिनेशन चाहिए रियल टाइम ग्राउंड पर, ठीक है। उसके बाद आपको एआई बेस्ड मॉनिटरिंग यूज करनी पड़ेगी अगर कोई सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, क्योंकि वो ऊपर पैसा भी आपको करवा के दे रहे हैं। तीसरा है स्ट्रेंथनिंग लोकल पुलिस एंड कम्युनिटी इंटेलिजेंस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लोकल पुलिस जब तक एक्टिव नहीं है, कम्युनिटी पुलिसिंग, वहाँ के लोकल लोगों का ध्यान ही नहीं है कि पड़ोस वाला इतना ताक झाक क्यों कर रहा है या फिर उसकी एक्टिविटीज क्या बोल रही है, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, प्रॉब्लम रहेगी ही। तो एग्जाम्पल क्या है? रजौरी और पुंछ, मैंने आपको बताया ना पुंछ के बारे में, रजौरी और पुंछ में विलेज डिफेंस ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर और एनआईए एक्ट के अंदर एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर सकते हैं जो भी आपको गलत लग रहे हैं। फिर उसके बाद आप रिलीजियस नेटवर्क्स को प्लीज रेगुलेट करिए, क्योंकि ये रेडिकलाइजेशन का और रिक्रूटमेंट का एक तरीका बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है एफसीआरए, आपको पता है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ऑडिट करें प्लीज चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में पैसा आ कहाँ से रहा है, फंडिंग। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, ये एफसीआरए की जो ऑडिट वाली बात है ना, इसको गवर्नमेंट भी कभी कभार मिसयूज करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको दोनों एस्पेक्ट समझने की जरूरत है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी एनजीओज हैं, आप उसका फंडिंग पैटर्न चेक करें, ऑडिट करें कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है। ये पता होना बड़ा जरूरी है, देश में पैसा आ रहा है किसी भी चीज को फंड करने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन इट। बट इसके चक्कर में सरकार जो है, कभी कभार द गवर्नमेंट व्हाट डू इज, जो एक्चुअली में सही काम करने वाली एनजीओज हैं, जो कभी कभार आपकी देश की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, पॉइंट आउट करती हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको देख लो, उसको भी गवर्नमेंट पॉइंट आउट करती है कि नहीं नहीं, आपको तो कनाडा से फंडिंग आ रही है, आपको तो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, तो वो उनको बाहर ही कर देते हैं अपने देश से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी कभी कभार इस चीज को मिसयूज करती है, ये बात का ध्यान रखेंगे आप। देयरफॉर ओवरग्राउंड वर्कर्स आर बैकबोन ऑफ इंसर्जेंसी, बिल्कुल बैकबोन है इंसर्जेंसी की। क्यों? पैसा, लॉजिस्टिक्स, ठीक है, कहाँ से भागना है, कहाँ से आना है, ये सब कुछ तो यही बता के दे रहे हैं। बेसिकली दे आर द आईज एंड ईयर्स, understand, overground workers are the eyes and ears of the terrorist organization sitting cross border। तो ये बैकबोन है इंसर्जेंसी के, इसलिए एक सिंगल अप्रोच से नहीं, मल्टी लेयर्ड अप्रोच चाहिए अगर आपको ये जो सपोर्ट इकोसिस्टम बनाया हुआ है, इसका अगर आपको सपोर्ट टेररिज्म का रोकना है, ठीक है। ये था आज के आपके क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।